एवरीवन वेलकम टू जियोप्रेप जियोलॉजी यूट्यूब चैनल। सो इस वीडियो में हम 2020 का बाकी का जो पार्ट सी का क्वेश्चन शुरू करेंगे। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 1। क्या दे सेंस ऑफ शेयर प्लेन इज डिफाइंड बाय व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन। ठीक है, पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा सेंस ऑफ शेयर प्लेन होता क्या है। ठीक है, बेसिकली ये जो सेंस ऑफ शेयर प्लेन होता है वो एक इमेजिनरी प्लेन आप बोल सकते हो, जिस प्लेन में हम क्या करेंगे, जो शियर सेंस को मेजर करेंगे। ठीक है, जो शियरिंग डायरेक्शन बोला जाता है, शियरिंग डायरेक्शन और शियरिंग अमाउंट को हम जिस प्लेन में मेजर कर सकते हैं उसे बोला जाता है सेंस ऑफ शियर प्लेन। ठीक है, तो बेसिकली जो सेंस ऑफ शेयर प्लेन होता है वो परपेंडिकुलर टू द फोलिएशन एंड पैरेलल टू द स्ट्रेचिंग लिनिएशन होता है। वो कैसा होता है इस डायग्राम में समझेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने बोला कि ये जो प्लेन यहाँ पे दर्शा रहा है सेंस शियर सेंस ऑब्जर्वेशन प्लेन, ये बेसिकली क्या करता है इस प्लेन, अगर ये वाले क्रॉस सेक्शन में हम ये शियरिंग का जो डायरेक्शन एंड अमाउंट को हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, देन ये रहा लिनिएशन। ठीक है, बेसिकली आपको ये याद रखना है कि जो शेयरिंग के वजह से जो लिनिएशन स्ट्रेचिंग लिनिएशन फॉर्म होता है वो सेंस ऑफ शेयर प्लेन के अंदर ही कंटेंट करता है। ठीक है, मतलब पैरेलल होता है, उसके साथ पैरेलल होता है। मतलब ये जो प्लेन का डायरेक्शन जहाँ पे है वो ये सॉरी ये लिनिएशन का डायरेक्शन जिस तरफ है, ये प्लेन का डायरेक्शन उस तरफ है। ठीक है, मतलब वो प्लेन उसी लिनिएशन के ऊपर लाई करता है। ठीक है, एंड जो फोलिएशन होता है वो परपेंडिकुलर टू द सेंस ऑफ शेयर प्लेन होता है। वो क्यों होता है ये आपको याद रखना है कि जो स्ट्रेस का डायरेक्शन जहाँ पे होता है उसके परपेंडिकुलरली हमें फोलिएशन देखने को मिलता है। ठीक, तो सेंस ऑफ शेयर इस डायरेक्शन में, तो उसके परपेंडिकुलर ये जो प्लेन हमें देखने को मिल रहा है अंदर तक। ठीक है, ये जो फोलिएशन देखने को मिल रहा है वो क्या है, ये प्लेन को परपेंडिकुलर है। तो ये बेसिकली आपको याद रखना है कि जो सेंस ऑफ शेयर प्लेन है वो परपेंडिकुलर होता है फोलिएशन से एंड पैरेलल टू द स्ट्रेचिंग लिनिएशन। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है ये क्या है डिफॉर्मेशन सेटिंग एंड स्ट्रक्चर को हमें मैच करवाना है। ठीक है, ये बेसिक सा क्वेश्चन है, आशा करता हूँ आपको पता होना चाहिए। लाइक कन्वर्जेंट डिफॉर्मेशनल सेटिंग में हमें कैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, राम पेंटिक्लाइन देखने को मिलता है। ठीक है, बेसिकली ये इस टाइप का होता है। ऐसे जो हम हिमालयन में देखने को क्या मिलता है, थ्रस्ट ऑफ फोल्ड। ठीक है, फोल्ड थ्रस्ट फोल्ड, ये बेसिकली कन्वर्जन की वजह से फॉर्म होता है। ठीक है, ये इस तरफ से फोर्स आया, इस तरफ से स्ट्रेस आया, तो ये क्या करता है एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाता है। ठीक है, ये वाले रीजन को हम रैम बोलते हैं। ठीक है, ये वाले रीजन को हम फ्लैट बोलते हैं, फ्लैट एंड रैम एंड फ्लैट। ठीक है, क्योंकि ये जो सबसेट के साथ जो एक एंगल कर रहा है, ठीक है, इसे रैम बोला जाता है। और अगर पैरेलल होगा प्री एग्जिस्टिंग रॉक के साथ, ये रॉक पैरेलल होगा तो उसे फ्लैट बोला जाएगा। ठीक है, ये बेसिकली कन्वर्जेंट सेटिंग में हमें ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। ठीक है, डाइवर्जेंट में हमें क्या देखने को मिलता है, मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्स। डाइवर्जेंट में बेसिकली क्या होता है, लाइक एक एग्जांपल लेते हैं, मिडोसिनिक रेज में क्या होता है, मिडोसिनिक रेज एक डाइवर्जेंट सेटिंग है। वहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूमिनस वोल्केनिक एक्टिविटी होता है। मतलब जो वॉल्यूम ऑफ वोल्केनिक्स होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, वो कैसे बिहेव करता है, लाइक मेटामॉर्फिक कोर कॉम्प्लेक्स। ठीक है, देन सी में कहते हैं स्ट्राइक स्लिप ट्रांसप्रेशन। एक होता है स्ट्राइक स्लिप ट्रांसप्रेशन, एक होता है स्ट्राइक स्लिप ट्रांसटेंशन। ठीक है, जैसे मिडोसिनिक रेज से दो प्लेट एक दूसरे से अलग होते हैं यहाँ पे, तो वो क्या करते हैं कि उनके जो एक बड़ा प्लेट में जो डेंसिटी डिफरेंसेस होते हैं, छोटे छोटे प्लेट के डेंसिटी सॉरी वेलोसिटी के डिफरेंसेस के वजह से क्या होता है कि एक प्लेट यहाँ होगा, एक प्लेट यहाँ हो जाएगा। ऐसे मतलब ट्रांसफॉर्म फोल्ड हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो उस ट्रांसफॉर्म फोल्ड में कुछ एक रीजन होता है जहाँ पे कंप्रेशन देखने को मिलता है, और कुछ एक रीजन जहाँ पे एक्सटेंशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो वो कंप्रेशन वाला रीजन है उसे बोला जाता है स्ट्राइक स्लिप ट्रांसप्रेशन, और वहाँ पे पॉजिटिव फ्लावर स्ट्रक्चर दिखाता है। और उसका मतलब एक दूसरा नाम है पाम स्ट्रीट स्ट्रक्चर। ठीक है, देन जो स्ट्राइक स्लिप ट्रांसटेंशन होता है वो टूलिप स्ट्रक्चर, उसे नेगेटिव फ्लावर भी बोला जाता है। ठीक है, नेगेटिव फ्लावर का दूसरा नाम एक टूलिप स्ट्रक्चर, ये थोड़ा आपको याद रखना है। ठीक है, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है
Coulomb's law of failure differ from Barry's law of failure in which one of the following listed characteristic, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो कुलम्स लॉ ऑफ फेलियर एंड बैरिस लॉ ऑफ फेलियर होता है, बोथ आर यूज टू डिस्क्राइब द फेलियर ऑफ द रॉक, ठीक है। एक स्ट्रेस के अंडर में जो रॉक का फेलियर होगा, बोथ द इक्वेशन आर डिस्क्राइब द फेलियर ऑफ द रॉक, ठीक है। वो डिफर कहाँ पे होते हैं? लाइक कुलम्स लॉ इज एप्लीकेबल टू द इंटेक्ट होमोजेनियस रॉक, व्हेयर इज Barry's law, on the other hand, is applicable to the fractured inhomogeneous rock and fault, ठीक है। तो कुलम्स लॉ इसलिए उन दोनों का डिफरेंस कहाँ पे होता है? एप्लीकेबल फॉर द इंटेक्ट होमोजेनियस रॉक के लिए, ठीक है। तो बोथ का काम सेम है, पर जो टाइप ऑफ रॉक मेजरमेंट करने के लिए यूज होता है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या याद रखना है कि कुलम्स लॉ इज एप्लीकेबल फॉर इंटेक्ट होमोजेनियस रॉक एंड बैरिस लॉ ऑन द अदर हैंड इज एप्लीकेबल टू फ्रैक्चर्ड इनहोमोजेनियस रॉक एंड फॉल्ट, ठीक है। देन क्या है? द फॉलोइंग assemblages of foraminifera are recorded from top to bottom of a stratigraphic section, ठीक है। मतलब ये वाला स्ट्रैटिग्राफिक सक्सेशन ये बेसिकली है, ठीक है। कहने का मतलब ये वाला जो असेंबलेजेस है फोरामिनिफेरा का, ये सबसे क्या है? यंगेस्ट है, देन ये ओल्डेस्ट, देन ये नीचे वाला सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है। ये क्या दर्शाता है? बेसिकली ये वाला जो असेंबलेजेस है, ये मतलब क्या होता है? ये डीप ओशन, मतलब डीप ओशन में रहने वाले फोरामिनिफेरस होता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है, ये सालो वाटर में रहने वाला फोरामिनिफेरा होता है, ठीक है। ये कैसा हो गया? लाइक जो सबसे हमें यंगेस्ट मिल रहा है वो डीप वाटर में रह रहा है, और सबसे जो ओल्डेस्ट मिल रहा है वो सालो वाटर में रह रहा है। ऐसा कहाँ पे पॉसिबल होगा? लाइक जहाँ पे ये एक समंदर है, ठीक है। तो ट्रांसग्रेशन रिग्रेशन के बारे में आपको पता होगा। ट्रांसग्रेशन में क्या होता है कि जो लैंडवर्ड मूवमेंट ऑफ द ओशन, एंड रिग्रेशन में क्या होता है? सीवर्ड मूवमेंट ऑफ द शोर, ठीक है। तो अगर लैंडवर्ड मूवमेंट हो रहा है तो जो वाटर डेप्थ धीरे धीरे इंक्रीज होता है। जो पहले जो सालो वाटर था, वहाँ पे सालो वाटर ऑर्गेनिज्म वगैरह मिलते थे, सालो वाटर फोरामिनिफेरा मिलते थे, ठीक है। वहाँ पे अभी क्या मिलने लगा? वहाँ पे अभी डीप वाटर ऑर्गेनिज्म और डीप वाटर फोरामिनिफेरा मिलने लगा, क्योंकि जो सालो वाटर वो कवर हो गया डीप वाटर से, ठीक है। मतलब जो ट्रांसग्रेशन हो रहा है, उस ट्रांसग्रेशन के वजह से ऐसे सीक्वेंस हमें देखने को मिलेगा बेसिकली। तो इसका आंसर सिंपली क्या हो जाएगा? ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक, ठीक है। ये थोड़ा बहुत आप ये असेंबलेजेस याद रख सकते हो, एक दो करके याद रख सकते हो कि सालो वाटर वाला फोरामिनिफेरा कौन सा है, डीप वाटर वाला कौन सा है, ठीक है। तो ये जो सीक्वेंस है, ये सबसे मतलब क्या, ये सबसे डीप वाटर, ये थोड़ा कम डीप, ये थोड़ा उससे कम डीप, ये थोड़ा पूरा, ये लास्ट वाला पूरा सालो वाटर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसा करके आप याद रख सकते हो। और ये किस वजह से है? ये ट्रांसग्रेसिव सिस्टम ट्रैक की वजह से है, ठीक है। अगर यही सेम टू सेम क्वेश्चन उल्टा असेंबलेजेस दे देता, मतलब ये वाला ऊपर रहता, ये वाला नीचे रहता, मतलब जो सबसे यंगेस्ट है वो सबसे क्या है, वो यंगेस्ट वाला हमें मिलता है सालो वाटर वाला, एंड ओल्डेस्ट वाला हमें हमें मिलता है डीप वाटर वाला। वो किससे रिप्रेजेंट करेगा? वो रिप्रेजेंट करता है रिग्रेसिव सिस्टम ट्रैक को, ठीक है। तो और ये जो बाकी सब रहा, लो स्टैंड सिस्टम ट्रैक, हाई स्टैंड सिस्टम ट्रैक, फॉलोइंग स्टेज सिस्टम ट्रैक, इसको हम एक एक करके डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम पढ़ेंगे सीक्वेंस स्ट्रैटिग्राफी, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा मतलब डिटेल्स में हम डायग्राम से जाएंगे तो बेहतर होगा। इस वाले वीडियो में अगर हम पढ़ेंगे तो ये लेंथी हो जाएगा, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? तो क्या दिया है? लॉर्ड कास्ट फॉर्म बाय इरोजनल प्रोसेस। ये गलत हो गया, क्योंकि जो लॉर्ड कास्ट होता है वो बेसिकली कैसे फॉर्म होता है? दे फॉर्म ड्यू टू द डेंसिटी कंट्रास्ट, ठीक है। मतलब ऊपर हाई डेंसिटी सेडिमेंट है और नीचे लो डेंसिटी सेडिमेंट है, तो उसके डेंसिटी डिफरेंसेस के वजह से क्या होता है कि जो ऊपर वाला लेयर होता है वो नीचे सिंक होने के लिए चाहता है, ठीक है। और नीचे वाला ऊपर जाने के लिए चाहता है, तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर लॉर्ड कास्ट वैसे ही बनता है, ठीक है।
ग्रुप मार्क क्या रिप्रेजेंट करता है, रिप्रेजेंट डिफॉर्मेशनल फीचर। ये भी गलत हो गया क्योंकि ग्रुप मार्क जो है वो इरोजनल फीचर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। ग्रुप मार्क बेसिकली क्या होता है, व्हेन मतलब जब एक ऑब्जेक्ट ड्रैग होता है सेडिमेंटरी सरफेसेस में, लाइक रिवर बेड, ठीक है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ड्रैग होके जा रहा है, ठीक है, उसे बोला जाएगा ग्रुप मार्क। तो वो क्यों बन रहा है, ये जो स्ट्रक्चर ऐसे ये ऑब्जेक्ट की वजह से जो भी स्ट्रक्चर बनेगा यहाँ से यहाँ तक जब जाएगा, तो ये जब जो इरोड करेगा, जो उसका इम्प्रिंट छोड़ेगा, वो इरोजन की वजह से बन रहा है, ना कि डिपोजिशन की वजह से। तो ये वाला ऑप्शन भी गलत हो गया, ठीक है। सी में कहते हैं द बाउंस मार्क अकर एट द टॉप ऑफ द सैंडस्टोन बेड। बेसिकली जो बाउंस मार्क होता है वो हमें सैंडस्टोन बेड के बटम में देखने को मिलता है। कैसे देखने को मिलता है, पहले तो एक बाउंस मार्क, ये एक रिवर बेड है, ठीक है, ये एक बाउंस मार्क ऐसे क्रिएट हुआ था, ठीक है। बाउंस मार्क मतलब कोई भी एक ग्रेवल या कोई हेवी सेडिमेंट आके यहाँ पे टकराया और इससे मतलब ऐसे क्या बन गया, ऐसे एक छोटा बेसिन टाइप का बन गया और ये डिप्रेशन डिप्रेशन ऐसे बना रहा, ठीक है। तो टाइम बीतता गया, यहाँ पे सेडिमेंटेशन होता गया, ठीक है, सेडिमेंटरी लेयर फॉर्म होता हुआ, ठीक है। तो ये हमें एक रॉक सीक्वेंस मिला, ठीक है। ये रॉक सीक्वेंस का अगर सैंड डिपॉजिट यहाँ पे होता रहा, ठीक है, ये सैंडस्टोन बेड हो गया, एक सैंडस्टोन बेड हो गया। तो ये सैंडस्टोन बेड को हम अलग करके देखेंगे, ऐसे ऐसे करके देखेंगे। तो ये टॉप पोर्शन है, बटम पोर्शन है। ये बॉटम पोर्शन का जो ये वाला स्ट्रक्चर वो रिप्रेजेंट कर रहा है ग्रुव मार्क को, मतलब पहले जो जिस बेड में ये जो सैंडस्टोन का डिपॉजिट हुआ है वहाँ पे क्या हो, ग्रुव मार्क था, उसका इम्प्रिंट यहाँ पे हो गया, यहाँ पे आ गया। तो ये कौन सा वाला पार्ट है, ये बॉटम पार्ट है, ना कि टॉप पार्ट है। तो ये वाला ऑप्शन भी अपने आप में गलत हो गया, ठीक है। आपको याद रखना है कि जो बाउंस मार्क होता है वो रिप्रेजेंट करता है बॉटम ऑफ द सैंडस्टोन बेड, ठीक है। देन डी में क्या, बेसिक सा नॉलेज है, डी ऑप्शन सही है। बेसिकली क्या होता है जी, करंट क्रेसेंट होता है वो फॉर्म अगेंस्ट एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि ऑब्स्टेकल के अराउंड जो भी डिपोजिशन होता है, सच एज कोई रॉक हो गया या कोई फॉसिल हो गया या सेडिमेंट्स हो गया, दे क्रेसेंट से फॉर्म होते हैं ड्यू टू द ऑब्स्टेकल। द क्रेसेंट शेप इज क्रिएटेड एज द करंट इरोडेड सेडिमेंट ऑन द अपस्ट्रीम साइड, द ऑब्स्टेकल एंड डिपॉजिट ऑन द डाउनस्ट्रीम साइड, ठीक है। तो ये वाला स्टेटमेंट सही हो गया, ठीक है। करंट क्रेसेंट इज फॉर्म अगेंस्ट एन ऑब्स्टेकल, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, कहते हैं द ग्रेन सपोर्टेड लाइमस्टोन कंटेन अराउंड 10% लाइम मड इज नोन एज डेस। तो बेसिकली टू टाइप का जो सैंडस्टोन का क्लासिफिकेशन आप पढ़ोगे, सॉरी, जो लाइमस्टोन का क्लासिफिकेशन क्या होता है, डोनम क्लासिफिकेशन, डोनम होता है ना, ये फोक क्लासिफिकेशन, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग, थोड़ा देख लीजिए। ये वाला क्लासिफिकेशन, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक मड सपोर्टेड होता है, एक ग्रेन सपोर्टेड होता है, ठीक है। ये मड सपोर्टेड में अगर लेस देन 10% ग्रेन होता है देन उसे मड स्टोन बोला जाता है। मड सपोर्टेड में अगर लेस मोर देन 10% ग्रेन होता है उसे वाक्य स्टोन बोला जाता है। सेम टू सेम ग्रेन सपोर्टेड में अगर लेस देन 10% या 10% मड होता है उसे पेक स्टोन बोला जाता है, और अगर मोर देन 10% मड होता है उसे ग्रेन स्टोन बोला जाता है, ठीक है। ये सीक्वेंस आपको याद रखना है, मोड स्टोन से ग्रेन स्टोन तक, और कौन सा वाला मोड सपोर्टेड है, कौन सा वाला ग्रेन सपोर्टेड है, और ये वाला कॉम्बिनेशन थोड़ा याद रखना, ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से इसका आंसर क्या हो जाएगा, पेक स्टोन। देन कहते हैं कंसिडर द फॉलोइंग थर्मोबारोमेट्रिक इक्वेशन। पहला वाला रिएक्शन ये था KlSi3O8 प्लस Na Al2Si3Al2, ये वाला रिएक्शन थोड़ा देख लीजिए, ठीक है। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा ये थर्मोबारोमेट्रिक इक्वेशन होता क्या है, ठीक है, यूज कहाँ किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इसे यूज किया जाता है जो भी ये जो मिनरल हमें मिल रहा है, ठीक है, उसका जो प्रेशर टेम्परेचर, उस टाइम का प्रेशर टेम्परेचर सिचुएशन क्या था उसे डिफाइन करने के लिए रिएक्शन को यूज किया जाता है, ठीक है। बेसिकली दिस रिएक्शंस आर द टूल फॉर द मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर और प्रेशर कंडीशन एट दैट टाइम, ठीक है। ये कैसे किया जाता है, जो भी रिएक्शन प्रेशर के टेम्परेचर सेंसिटिव होता है, मतलब टेम्परेचर की वजह से वो रिएक्शन होता है, सेम टू सेम रिएक्शन होता है। तो वो रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट करता है, वो उसी स्पेसिफिक टेम्परेचर को रिप्रेजेंट करता है। तो वो हो गया थर्मोमीटर, जियो थर्मोमीटर। और जो रिएक्शन हमें जो प्रेशर सेंसिटिव होता है, मतलब प्रेशर चेंज होने की वजह से वो रिएक्शन होता है, फॉरवर्ड होता है, तो
वो क्या रिप्रेजेंट करता है, उस टाइम का जो प्रेशर कंडीशन उसे रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले ये जो रिएक्शन ए में देख सकते हो कि ये एक एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है, ये के यहाँ चला गया, ये एन ए यहाँ चला गया। ठीक है, तो बेसिकली जो एक्सचेंज रिएक्शन होता है वो जियो थर्मोमीटर को रिप्रेजेंट करता है। मतलब एक्सचेंज रिएक्शन कब होता है, जब टेम्परेचर का चेंजेस होता है, एक स्पेसिफिक टेम्परेचर का चेंजेस होने के कारण एक्सचेंज रिएक्शन हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो पहला वाला हो गया जियो थर्मोमीटर। ठीक है, तो एंड बी वाला क्या हो गया, जियो बारोमीटर। बेसिकली ऑफिशियल आंसर की में ये वाला आंसर दिया है। ठीक है, पर एक सोर्सेस में दिखाना चाहूँगा यहाँ पे, ये एक विंटर बुक से मैंने लिया है, जो जियो थर्मो बारोमीटर का आप पढ़ सकते हो विंटर से ये। तो यहाँ पे क्या दिया है, जैसे ये वाला रिएक्शन, ठीक है, यहाँ पे क्या है, पायरे प्लस मस्कोबाइट क्या दे रहा है, एक तरफ पायरे प्लस मस्कोबाइट, दूसरी तरफ फ्लोगोफाइट क्वार्ट्ज एंड सिलियनाइट। ठीक है, ये वाला रिएक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो लाइन है, ये वाला रिएक्शन जो है वहाँ पे दिया गया है, ये बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टेम्परेचर सेंसिटिव है, क्योंकि टेम्परेचर चेंज होने के कारण ये जो असेंबलेजेस, मिनरल असेंबलेजेस चेंज हो रहा है। ठीक है, पर इस आपको पता है कि सीएसआई नेट में क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस का आंसर मतलब गलत होता है। मतलब वो चैलेंज जब किया जाता है, कोई ऐसा हो सकता है कोई चैलेंज ही नहीं किया हो, और चैलेंज करने के बाद भी कभी कभी क्या होता है कि ऑफिशियल आंसर की जो फाइनल आंसर किया जाता है उसमें भी कुछ गलत आंसर रह जाता है। ठीक है, हो सकता है ये भी उस टाइप के क्वेश्चन में से एक है, तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, बेसिकली आपको थर्मो बैरोमेट्रिक और जियो थर्मोमीटर एंड जियो बैरोमीटर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्सचर explicate from the form during the decompression stage of the metamorphic pressure temperature path। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, कोरोना टेक्सचर। ठीक है, कोरोना टेक्सचर होता क्या है, कोरोना मतलब क्या होता है, रिम मतलब जो आउटर लेयर होता है उसे कोरोना बोला जाता है। कोरोना मतलब एक रॉक का जो आउटर लेयर में एक न्यू मिनरल क्रिएट होने को ही कोरोना टेक्सचर बोला जाता है। न्यू मिनरल्स अराउंड प्री एग्जिस्टिंग वन, उसे हम कोरोना टेक्सचर बोलेंगे। ठीक है, वो कैसे फॉर्म होता है, टाइपिकली occurs during the decompression as the pressure decreases leading to instability in the original mineral assemblages। ठीक है, द न्यू मिनरल ग्रो टू एक्यूमुलेट द चेंजिंग कंडीशन। मतलब डिकम्प्रेशन की वजह से जब प्रेशर का डिक्रीजमेंट होता है, प्रेशर का चेंजेस होता है, उस जो ऊपर वाला लेयर है वो क्या करता है, वो उसका जो मिनरल असेंबलेजेस चेंज करता है टू अडेप्टेड द न्यू प्रेशर कंडीशन। ठीक है, इसलिए हमें कोरोना टेक्सचर देखने को मिलता है। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, चूज द करेक्ट सीक्वेंसेस ऑफ द मिनरल दैट आर यूजुअली क्रिस्टलाइज फ्रॉम द कूलिंग मैग्मा हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर तक मिनरल असेंबलेजेस हम देखेंगे। बायोमेंस रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा, जैसे ओलिविन पैरोक्सिन हो गया, वो सब हाई टेम्परेचर मिनरल्स है। ठीक है, तो वो थोड़ा आपको लाइक लो टेम्परेचर मिनरल, लाइक जैसे मस्कोबेट हो गया, पोटेशियम फेल्ड्सपार हो गया, क्वार्ट्ज हो गया, ये सब लो टेम्परेचर मिनरल्स है। ठीक है, आपको बस यहाँ पे देखना पहला वाला ऑप्शन देखो, ये Mg2SiO4 है, देन Ca2Mg2SiO5 है, देन Mg2Si2, ये ओलिविन के बाद पैरोक्सिन होना चाहिए। ठीक है, कैल्शियम बियरिंग ये सेकंड में आ गया, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो यहाँ पे सोडियम पहले दे है, ये लो टेम्परेचर मिनरल में आता है। ठीक है, यहाँ पे हाई टेम्परेचर में दे दिया है, तो ये वाला भी गलत हो गया। इसमें क्या आता है, ये ओलिविन का कॉम्पोजिशन है, ये पायरोक्सिन का कॉम्पोजिशन है, ये लाइक देन कैल्शियम बियरिंग मिनरल आ गया, मस्कोबाइट आ गया, देन लास्ट में क्या आ गया, फेल्ड्सपार आ गया। तो ये वाला सीक्वेंस है जो हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर वाले मिनरल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। बायमेंस रिएक्शन सीरीज में जितने भी मिनरल्स है उसमें जो जो भी एक कॉन्टिन्यूस सीरीज है, एक डिसकंटिन्यूस सीरीज है। ठीक है, उनका जो मिनरल का कंपोजिशन है आपको याद रखना है, और कौन सा वाला हाई टेम्परेचर कौन सा वाला लो टेम्परेचर है ये थोड़ा आपको देखना है। ठीक है,
बेसिकली आप ऐसे भी देख सकते हो कि जहाँ पे मतलब मैग्नीशियम आयरन या वैसा टाइप का आ गया, और कैल्शियम, वो सब हाई टेम्परेचर मिनरल्स होता है, ठीक है। मैग्नीशियम के बाद कैल्शियम हाई टेम्परेचर होता है। देन अगर पोटेशियम, सोडियम ऐसा टाइप का मिनरल आ गया, एल्यूमिनियम, ये सब लो टेम्परेचर मिनरल्स होता है, ठीक है। क्योंकि लो टेम्परेचर में जो मिनरल्स क्रिस्टलाइज होता है, उनका क्या होता है कि जो आयनिक रेडियस थोड़ा ज़्यादा होता है, ठीक है। पोटेशियम में जैसे आयनिक रेडियस ज़्यादा है इन कंपैरिजन टू द मैग्नीशियम, ठीक है। वो क्या करते हैं, लास्ट में क्रिस्टलाइज करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उस लास्ट जो लेटर स्टेज में क्या होता है, उन्हें क्रिस्टल फेज में जाना ही जाना होता है, ठीक है। देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दे है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल पेयर एज नॉट पॉलीमॉर्फिक। सिंपल सा क्वेश्चन है, ये जो तीनों है पॉलीमॉर्फ का एग्जांपल है। क्वार्ट्ज मोगानाइट हो गया, क्रिस्टोबोलाइट एंड लिजाडाइट हो गया, एनाटाइट एंड ब्रोकाइट हो गया, ये तीनों पॉलीमॉर्फ है, ठीक है। पॉलीमॉर्फ का मतलब क्या है, मतलब उनका मॉर्फोलॉजी और अलग है, कंपोजिशन सेम। मतलब क्वार्ट्ज और मोगानाइट का कंपोजिशन तो सेम है, पर जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, ठीक है। पर जो मार्केसाइट एंड चाल्कोपाइरेट है, उनका कंपोजिशन भी डिफरेंट है, तो ये वाला गलत हो गया, ठीक है। देन क्या दिया है, ए homogeneous liquid with binary components FeO SiO2 cools at a constant pressure to a temperature at which it unmixes to form two liquids of different composition on further cooling of the complete equilibrium crystallization days। ये जो क्वेश्चन है, पहले तो आपको मतलब क्वेश्चन से पता चल रहा होगा कि ये यहाँ पे क्या होता है कि दो लिक्विड जो है, द इनिशियल अनमिक्सिंग ऑफ द लिक्विड इनटू टू डिस्टिंक्ट लिक्विड, ठीक है। दैट वो क्या इंडिकेट करता है, यहाँ पे एक इमिसिबिलिटी है, ठीक है। लोअर टेम्परेचर में यहाँ पे एक इमिसिबिलिटी है, ठीक है। इमिसिबिलिटी मतलब वो दोनों एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, डिफरेंट, एक होमोजीनियस कंपोजिशन टू डिफरेंट डिफरेंट कंपोजिशन में चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो देन आता है, क्या होता है कि जो हमारे यूटेक्टी रिएक्शन क्या होता है, इस द सिस्टम कूल्स फर्दर इट विल इवेंचुअली रीचेस द यूटेक्टिक पॉइंट। वो क्या होता है कि लोएस्ट पॉइंट होता है, ठीक है। एट दिस पॉइंट बोथ एफयू रिच एंड SiO2 रिच लिक्विड विल साइमल्टेनियसली क्रिस्टलाइज इनटू सॉलिड फेज, ठीक है। तो वो जो इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए वो क्या करेंगे, उस वाले जो एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में वहाँ पे क्या करेंगे, साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन करेंगे, ठीक है। कौन कौन, फाइलेट एंड सिलिकेट मिनरल, ठीक है। तो बेसिकली इसका आंसर भी यही वाला हो जाएगा, क्योंकि जो यूटेक्टिक कंपोजिशन में क्या होता है कि इक्विलिब्रियम साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। ये थोड़ा आप समझने, मतलब ट्राई करो खुद से समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि जो मतलब पहला तो एक होमोजेनस लिक्विड है, हम टेम्परेचर ड्रॉप डाउन कर रहे हैं, वो टू डिफरेंट लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो जैसे हम ड्रॉप डाउन करते रहे, जैसे बाइनरी में ऐसे पढ़ते हैं ना हम, ये एक यूटेक्टिव प्रोपोर्शन है, ये दोनों मिनरल का एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन में जो जब क्रिस्टलाइज होता है, होमोजेनियस लिक्विड का एक स्पेसिफिक प्रोपोर्शन यूटेक्टिक में क्रिस्टलाइज होता है, तो वहाँ पे तो इक्विलिब्रियम मेंटेन होता है, साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। on जैसे यहाँ पे दिया है, ऑन फर्दर कूलिंग टू द कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्रिस्टलाइजेशन देयर वुड बी फाइलेट फॉर्म होगा एंड सिलिकेट मिनरल फॉर्म होगा इन यूटेटिक प्रोपोर्शन, क्योंकि ये साइमल्टेनियस क्रिस्टलाइजेशन होता है, ठीक है। देन कहते हैं, इन एन अनकन्फाइंड कोस्टल एक्वीफर द डेप्थ ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल इन एन वेल इज 1 मीटर। पहले तो यहाँ पे एक वेल हम मतलब ड्रॉ करते हैं, ये ग्राउंड लेवल है, ठीक है, ये याद रखना, ये ग्राउंड लेवल है। और वाटर टेबल कितना है, 1 मीटर नीचे है, यहाँ पे वाटर टेबल है, ठीक है, ये 1 मीटर हो गया, ठीक है। द वेल इज सिचुएटेड एट एन एलिवेशन ऑफ 2 मीटर अबव मीन सी लेवल, ठीक है। ये जो वेल है, मतलब ये वेल यहाँ से शुरू होता है, ये मीन सी लेवल से कितना ऊपर है, 2 मीटर ऊपर है, मतलब यहाँ पे मीन सी लेवल होगा, ठीक है। ये मीन सी लेवल है, यहाँ तक मतलब फ्रेश वाटर है, और ये यहाँ तक खाली है, ये सरफेस है, ठीक है। देन ये मीन सी लेवल के नीचे है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि व्हाट वुड बी द डेप्थ ऑफ फ्रेश वाटर सैलाइन वाटर इंटरफेस बिलो द ग्राउंड सरफेस, ठीक है। तो ये जो मीन सी लेवल है, मतलब यहाँ पे कहीं इंटरफेस होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं इंटरफेस होगा। मान लो ये वाला एक से ये वाला
वाई है, ठीक है। जैसे कि वाई मतलब एक यहाँ तक है, ठीक है। यहाँ मतलब जहाँ पे मीन सी लेवल के ऊपर जहाँ तक फ्रेश वाटर है उसको हम एक्स लेते हैं, ठीक है। उसको एक्स लेते हैं, मतलब यहाँ तक एक्स है और इंटरफेस तक इसको वाई बोला जाता है, ठीक है। इसका रिलेशन क्या है, वाई इक्वल टू 40x, ठीक है। तो बेसिकली ये अगर 1 है, ये 1 मीटर एंड ये 1 मीटर है, तो ये कितना हो गया, 40 मीटर हो गया, ठीक है। 40 मीटर डेप्थ में हमें इंटरफेस मिलेगा। गाइबन हर्ट्जबर्ग प्रिंसिपल जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, आप थोड़ा जाके ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। प्लेलिस्ट में आपको 50 days 50 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट वाला प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 1 मीटर है, तो ये 40 मीटर हो गया। तो ये टोटल हो गया क्या, 40 मीटर। क्या कहाँ से पूछा है, इंटरफेस बिलो द ग्राउंड सरफेस, ग्राउंड सरफेस से कितना हो गया, ये हो गया 1 मीटर, ये 1 मीटर, ये 40 मीटर, मतलब 40 + 1 + 1 टोटल कितना हो गया, 42 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द डिप्लीटेड मेंटल मॉडल एज ऑफ ए रॉक इज कैलकुलेटेड यूजिंग samarium niobium systematics is 2.5 gigaannum. It means that the isotope ratio at niobium 143 to niobium 144 in source of this rock at 2.5 gigaannum were the same in the depleted mantle in the source. The rock crystal is a 2.5 gigaannum. The samarium niobium in the samarium 147 to niobium 144 and niobium 143 to niobium 144 is in the rock were same as the in the depleted mantle at 2.5 gigaannum. And then क्या है, the terrain that is found इस फॉर्म में 2.5 gigaannum। इसका आंसर बेसिकली क्या होता है कि पहला वाला जो सामेरियम से नोबिडियम बोल रहा है, ठीक है। हम आइसोटोप डेटिंग करके एज कैसे निकलता है, जो डॉटर एलिमेंट कितना प्रोड्यूस हो रहा है, ये डॉटर एलिमेंट है, ठीक है। पेरेंट से डॉटर कितना डिके हुआ है, उसी हिसाब से हम एज कितना है पता लगाता है। ये जितना ज़्यादा डीके होगा वो एज उतना ज़्यादा होगा। कहने का मतलब डॉटर एलिमेंट जितना ज़्यादा प्रोड्यूस होगा उसका एज उतना ही होगा। तो बेसिकली ये वही तो दिया है, द आइसोटोप रेशियो ऑफ नोबिडियम 143/144, मतलब डॉटर एलिमेंट का जो कंसंट्रेशन इन द सोर्स रॉक ऑफ सोर्स रॉक ए 2.5 गीगानम, 2.5 गीगानम में जो डॉटर एलिमेंट का कंसंट्रेशन सोर्स रॉक में था वही सेम टू सेम कंसंट्रेशन हमें डिप्लीटेड मेंटल में मिल रहा होगा। इसलिए तो हम बोल रहे हैं कि उसका एज इतना है, उस जो रॉक का एज उतना है, ठीक है। स्टेटमेंट बी में कह रहे हैं दिस रॉक क्रिस्टलाइज 2.5 गीगानम, ये गलत हो गया, ठीक है। क्रिस्टलाइजेशन के बाद भी तो समारियम नोबिडियम में कन्वर्ट होगा ना। तो जब क्रिस्टलाइजेशन हो गया है उसके बाद जो भी मतलब डॉटर एलिमेंट प्रोड्यूस होगा उसी से हम काउंट करेंगे कि उसका एज कितना है, ठीक है। देन कहते हैं पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट विथ जुक्स्टापोज हाई प्रेशर, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, लो प्रेशर हाई टेम्परेचर मेटामॉर्फिक बेल्ट आर टाइपिकली एसोसिएटेड विथ द कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। कैसा होता है यहाँ पे देख लीजिए, ये कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन है, ठीक है। यहाँ पे हाई प्रेशर लो टेम्परेचर देखने को मिलता है, यहाँ पे लो प्रेशर हाई टेम्परेचर देखने को मिलता है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शन के वजह से प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है और टेम्परेचर सबसे कम होता है, क्योंकि ओशन वाटर वाटर मॉलिक्यूल यहाँ पे इंक्लूड होता है और ये इतना डेप्थ में भी नहीं होता है। ये वाला जो रीजन होता है यहाँ पे क्या मिलता है, हाई प्रेशर, मतलब ये वाला जो रीजन है हाई प्रेशर मिनरल्स हमें देखने को मिलता है। लाइक ब्लू सिस्ट हो गया, ब्लू सिस्ट ये सबडक्शन जोन में हमें देखने को मिलता है ब्लू सिस्ट, ठीक है। तो ये क्या है, हाई प्रेशर लो टेम्परेचर, टेम्परेचर कम होता है पर प्रेशर ज़्यादा होता है। और यहाँ पे जैसे जो वोल्केनिज्म की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होता है पर प्रेशर कम होता है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स काम नहीं करता, ठीक है। सो बेसिकली इसका आंसर क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन। इसे इसे बोला जाता है पेयर्ड मेटामॉर्फिक, मतलब एक मतलब यहाँ पे अगर हम ऐसे ट्रांसफर सेक्शन में क्रॉस करेंगे, पहले तो हमें हाई प्रेशर लो टेम्परेचर वाला मिनरल असेंबलेजेस मिलेंगे, देन और थोड़ा दूर जाएंगे तो लो प्रेशर हाई टेम्परेचर वाला मिनरल असेंबलेजेस मिलेंगे, ठीक है। ऐसे पूरा ऑपोजिट हो जाएगा, ठीक है। ट्रांसफर डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे, ठीक है, इसे बोला जाता है पेयर्ड मेटामॉर्फिक बेल्ट, मतलब दो टाइप का मेटामॉर्फिक बेल्ट हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वो उसका किसका कैरेक्टरिस्टिक है, कॉन्वर्जेंट प्लेट मार्जिन का, ठीक है।
देन बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। डाटाबेस क्वेश्चन है, आपको देख लेना है आंसर के रेस्पेक्ट में। 200 का एज क्या है? जुरासिक है। कराइसेल का जो एज है वो कितना है? सॉरी, 200 का एज, हाँ जुरासिक है। कराइसेल का एज क्रेटासियस है। ये थोड़ा आप टैली करके पढ़ सकते हो, ठीक है। देन कहते हैं porphyry टाइप कपर डिपॉजिट आर फॉर्म इन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्टोनिक सेटिंग। बेसिकली जो porphyry टाइप कपर डिपॉजिट होता है उनका टनेज सबसे ज़्यादा लो ग्रेड हाई टनेज होता है। मतलब जो उनका कंसंट्रेशन ऑफ कपर होता है एक पर यूनिट टन ऑफ और वो कम होता है, पर वो ज़्यादा अमाउंट में मिलता है। वो जो और हमें मिलता है उसका टोनेज ज़्यादा होता है पर ग्रेड कम होता है, ठीक है। वो बेसिकली किस सेटिंग में देखने को मिलता है? आइलैंड आर्क या कॉन्टिनेंटल आर्क वाले रीजन में देखने को मिलता है, ठीक है। क्योंकि वहाँ पे क्या होता है, वो उसका फॉर्मेशन जब हम पढ़ेंगे और जियोलॉजी में कि पोर्फिरिक कपर डिपॉजिट कैसे फॉर्म होता है डिटेल्स में, वहाँ पे जैसे अंडर प्लेटिंग होता है, क्या क्या मैकेनिज्म वहाँ पे काम होता है, वो हम पढ़ेंगे और जियोलॉजी में, ठीक है। और बेसिकली आपको अभी ये याद रखना है कि जो पोर्फिरिक टाइप कपर डिपॉजिट होता है वो बेसिकली आर्क वाले रीजन में, वो आइलैंड आर्क हो सकता है, कॉन्टिनेंटल आर्क भी हो सकता है, ठीक है। वहाँ पे देखने को मिलता है। देन कहते हैं assume that the poison solid is subjected to a longitudinal stress while the transverse stress are zero, then the Young's modulus E in term of modulus of rigidity mu will be dash। बेसिकली आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि E इक्वल टू 2.5, सॉरी ये वाला नहीं, फॉर्मूला क्या है? E इक्वल टू 2 म्यू इंटू 1 प्लस भी एक्स, ठीक है। यहाँ पे एक्स क्या है? एक्स क्या है? पॉइजन रेशियो, ठीक है। म्यू क्या है? रिजिडिटी, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। ई क्या है? यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये इसका रिलेशन है, ठीक है। पर बट इन केस ऑफ पॉइजन सॉलिड ये एक्स का वैल्यू कितना होता है? 0.25, ठीक है। पॉइजन सॉलिड में एक्स का वैल्यू 0.25 होता है। यहाँ पे पुट कर लीजिए 0.25, इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आएगा ई इक्वल टू 2.5 म्यू, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपको याद रखना है। एंड जो पॉइजन रेशियो इन केस ऑफ पॉइजन सॉलिड वो क्या होता है? 0.25, ठीक है। पॉइजन सॉलिड में क्या होता है? पॉइजन रेशियो बेसिकली क्या होता है? एक मतलब एक रबर को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, ठीक है। वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहा है और ट्रांसफर डायरेक्शन में स्क्वीज आउट हो रहा है। उसका जो लेंथ बढ़ रहा है और विड्थ घट रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या होता है? कितना लेंथ बढ़ा है उसी रेस्पेक्ट में कितना विड्थ घटा है, उस जो रेशियो हम लेंगे तो उसके रेस्पेक्ट में उस रेशियो से हम वो जो मटेरियल का बिहेवियर को पता लगा सकते हैं, ठीक है। ये आपको याद रखना है। द नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं ए कंट्री रॉक एट टेम्परेचर टी सी इज इंट्रोड्यूटेड बाय ए थिक डाइक टेम्परेचर टी एम, जहाँ पे टी एम टी सी से ज़्यादा है। आपको कंट्री रॉक क्या है पता होना चाहिए। कंट्री रॉक बेसिकली प्री एग्जिस्टिंग रॉक होता है, जहाँ पे मतलब एक पहले से एक रॉक प्रेजेंट है, बाद में आके कोई वोल्केनिज्म वहाँ पे हो रहा है या कोई डाइक इंक्लूड हो रहा है, वो कुछ भी हो रहा है, ठीक है। जो पहला वाला रॉक प्रेजेंट था उस एरिया में उसे बोला जाता है कंट्री रॉक, ठीक है। तो क्या बोल रहा है यहाँ पे? एक कंट्री रॉक का टेम्परेचर दिया है, ठीक है। देन एक डाइक इंक्लूड हो रहा है जिसका टेम्परेचर टी एम है, डाइक का टेम्परेचर ज़्यादा है कंट्री रॉक से, ठीक है। एज्यूमिंग दैट द टेम्परेचर ऑफ द डाइक रिमेनिंग कांस्टेंट विथ टाइम, डाइक का टेम्परेचर कांस्टेंट है रिमेनिंग टाइम विथ टाइम, द टेम्परेचर इन द कंट्री रॉक ऑलवेज फ्रॉम द डाइक contact will decreases, सॉरी क्या दिया है? रॉक, सॉरी क्या दिया है? द टेम्परेचर इन द कंट्री रॉक एवर फ्रॉम द डाइक contact will decreases as days, exponential function, linear function, hyperbolic function, error function। बेसिकली इसका आंसर एरर फंक्शन है। क्या दिया है बेसिकली आप समझो, ठीक है। लाइक ये कंट्री रॉक है, ठीक है। ये कंट्री रॉक है, एक डाइक यहाँ पे इंक्लूड हुआ है, ठीक है। ऐसे करके एक डाइक इंक्लूड, लाइक समझ लो थोड़ा, ठीक है। एक डाइक इंक्लूड हुआ है, ठीक है। इसका टेम्परेचर ज़्यादा है तो उसके आसपास जो टेम्परेचर है कंट्री रो को वो गर्म करेगा, उसका
टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, ठीक है। जितना दूर जाएंगे वो धीरे धीरे घटता जाएगा, ठीक है। तो क्या होता है कि जो पहले कुछ डिस्टेंस तक क्या होता है कि उसका जो टेम्परेचर आइदर लीनियर हो सकता है, एक्सपोनेंशियल हो सकता है, वो डिपेंड करता है उसका कंपोजिशन क्या है, ये कंट्री रो का कंपोजिशन क्या है, ये डाइक का से मतलब कंट्री रो का शेप क्या है, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। पर जैसे हम दूर जाएंगे तो रेट ऑफ डिक्रीज द रेट ऑफ टेम्परेचर क्या हो जाएगा, वो डिफर करेगा। मतलब यहाँ से यहाँ तक अगर रेट ऑफ टेम्परेचर कुछ होगा तो यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग होगा, यहाँ से यहाँ तक कुछ अलग होगा। मतलब दूर तक जब हम जाते जाएंगे वो एक एरर फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। मतलब इस रेस्पेक्ट में कोई भी रिलेशन नहीं है कि हम कोई रिलेशन नहीं बता सकते हैं कि लीनियरली टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है अप टू एक ग्रेटर डेप्थ, ठीक है, या एक्सपोनेंशियली टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। ये एक एरर फंक्शन दिखाता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि जो रेट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर कुछ मतलब कुछ डिस्टेंस तक ही मतलब कैरी करता है, देन धीरे धीरे वेनिश होना चालू हो जाता है। और मान लो कि कंट्री रॉक में यहाँ पे मतलब कोई ऐसा कंपोजिशन का मिनरल है जो कि टेम्परेचर ससेप्टिबल है, ठीक है। तो यहाँ पे घटता हुआ टेम्परेचर ये क्या कर लेगा, ऑब्जर्व कर लेगा। मतलब उसका कंपोजिशन ऐसा है कि वो टेम्परेचर को ऑब्जर्व कर लेता है। तो यहाँ पे कम है, यहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे फिर ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे डिस्टेंस तक जाते जाते ये हमें एक एरर फंक्शन देखने को मिलेगा, ठीक है। कोई रिलेशन नहीं दिखाएगा, ठीक है। देन कहते हैं an oceanic plate is moving away from the spreading center at a speed of 6 centimeter per year, assuming that the plate motion is constant with geological time. The plate location of the Gus Gilbert paleomagnetic epoch boundary from the spreading center will be at approximate distance of days, ठीक है। बेसिकली इसका आंसर ये कैलकुलेशन आपको यहाँ से करना है कि लाइक ये गिलबर्ट गस मुतेमा ब्रुनेसी क्या है, मैग्नेटिक इपोक वगैरह है, ठीक है। ये नॉर्मल वाला है, रिवर्स वाला, ये नॉर्मल फिर ये रिवर्स, ठीक है। इसका एज यहाँ पे दिया है, ठीक है। लाइक गिलबर्ट गॉस का बीच में जो बाउंड्री है उसका एज क्या था, 3.59 मिलियन है, ठीक है। तो 3.59 इंटू 10⁶ ईयर इंटू स्प्रेडिंग रेट कितना है, 6 सेंटीमीटर पर ईयर, 6 सेंटीमीटर पर ईयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये ईयर कैंसिल आउट हो गया, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर ये आ जाएगा, नियरली इतना आ जाएगा। आप कर कर देख लीजिए, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से 40 तक का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, देन उसके नेक्स्ट वीडियो में बाकी के क्वेश्चन देख लेते हैं, ठीक है। बेसिकली मैं बता देना चाहता हूँ कि हम क्या करते हैं कि जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी सॉल्व कर रहे हैं वहाँ पे जियो फिजिक्स के क्वेश्चन को हम एक्सक्लूड कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई भी जियो फिजिक्स के स्टूडेंट आप में से है तो आपको जियो फिजिक्स वाला कंटेंट हमें नहीं मिलेगा, क्योंकि जो जिस चीज़ का एक्सपर्टीज हमारे पास नहीं है, मतलब डिटेल्स एक्सपर्टीज नहीं है, वहाँ पे वीडियो नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो लेक्चर। टिल देन, थैंक यू।